गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी सिक्स क्लास जिसमें हम हमारा चैप्टर जो है हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है बेटा। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री था। काले सोने के नाम से काली मिर्च को पहचाना जाता था। बदले में रोमन साम्राज्य के जो थे वो सिक्के दिए जाते थे। और भी व्यापार जो था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे रेशम मार्ग की कहानी। एक ऐसा रास्ता जिसको रेशम मार्ग कहा गया। अब इसको रेशम मार्ग क्यों कहा गया वो भी हम इसमें जानेंगे। चलिए इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। रेशम मार्ग। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। कहते हैं कि एक जो रेशमी कपड़ा होता है, सिल्क क्लॉथ जिसको बोलते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो इनके बारे में। सिल्क के जो क्लॉथ होते हैं तो वो भी आपको बता देंगे। तो इसमें क्या था कि जो रेशम का कपड़ा था ये बहुत ही कीमती था, चमकीला था, चिकना था और मुलायम भी था। इन सभी खासियत की वजह से ये कपड़ा बहुत ही बहुमूल्य माना जाता था। अब आपसे पूछा जा सकता है रेशम के कपड़े की क्या खास बात है, खासियत लिखो या विशेषताएं लिखो। ठीक है, तो ये सारी उसकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया, मतलब कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। मतलब पहले रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके फिर उसमें से रेशम निकालते हैं और फिर सूत कताई की जाती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जब आप 7th क्लास में हो जाओगे तो आपको साइंस में पढ़ने को मिलेगा ये चैप्टर। इसके बारे में बहुत अच्छे से आप वहाँ डिटेल में पढ़ोगे कैसे रेशम की खेती होती है, कैसे कीड़े पाले जाते हैं और कैसे उनसे फिर कपड़ा बनाया जाता है, पूरी डिटेल में। आगे देखिए, रेशम बनाने की तकनीक का रेशम की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो वो 7,000 साल पहले हुआ था बेटा। और कहाँ हुआ था? वो हुआ था, इसका आविष्कार जो हुआ था वो चीन में हुआ था। ठीक है, जिसको चाइना भी कहते हैं। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। मतलब किसी को बताया नहीं कि हमने इस तरीके से हम रेशम का कपड़ा बनाते हैं, कभी नहीं बताया। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, मतलब रेशम मार्ग कहलाने लगा। क्योंकि यहाँ से वो क्या करते थे, रेशम का कपड़ा लेकर जिन रास्तों से रेशम के कपड़े का व्यापार किया जाता था उसी रास्ते का नाम रख दिया सिल्क रूट। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे, मतलब एज अ गिफ्ट। अब इतना अच्छा कपड़ा होगा तो गिफ्ट के रूप में भी दिया जा सकता था। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। मतलब वो इनको बहुत ही अच्छा समझते थे। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्ता से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मतलब बीच में से जहाँ जहाँ से व्यापारी गुजरते थे ना, वहाँ वहाँ से उन्हें व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। अब इतना सारा खर्चा होने के बावजूद तो इसकी कीमत ज़्यादा थी ही। आगे मानचित्र 6 पृष्ठ नंबर 76 और 77 कह रहा है, ये देखिए उनको। तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर रीड किया था ना उसमें है, वहाँ से आपको एक दिन समझा देंगे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था, क्योंकि सिल्क रूट पर बहुत सारे राजा जो थे वो कब्जा करना चाहते थे। उसका कारण एक ही था, क्योंकि यहाँ से सिल्क रूट से बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता था, बहुत ही चीज़ों का के व्यापारी यहाँ से गुजरते थे ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जा सके और ज़्यादा कमाई की जा सके। आगे इसके बदले में, अब भाई टैक्स तो वो तभी देंगे जब उनको कुछ बदले में मिलेगा। तो बदले में क्या था, इसके बदले ये शासक उन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान की जाती थी।
आगे, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो सिल्क रूट में कहते हैं कि जो सबसे प्रसिद्ध था ना इस पर कब्जा करने वाला, नियंत्रण रखने वाला, वो था कुषाण। आगे देखिए, करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। अंडरलाइन कर ले, कुषाण। कुषाण के बाद जो वर्ड अंडरलाइन करना है, करीब 2000 साल पहले इनका भारत पर इनका शासन था। बस इतना याद रखना है। आगे, पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। ये भी अंडरलाइन करिए। पेशावर पाकिस्तान में बेटा आज के समय में, और मथुरा हमारे भारत देश में ही है। ठीक है, तो ये भी ये इनके शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। सिंधु नदी का मुहाना मतलब जहाँ पर उसकी सहायक नदियाँ, जहाँ पर सिंधु नदी के मुहाना मतलब क्या है कि वहाँ पर और नदियाँ भी आपस में मिलती थी, तो वो हम कह सकते हैं कि पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। मतलब जहाँ पे सिंधु नदी समुद्र से मिलती थी तो वहाँ पर पत्तन बन गया। में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। अंडरलाइन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे। ठीक है, उसके बाद सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। जो सिल्क रूट पर व्यापारी यात्रा करते थे वो इन सिक्कों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का प्रसार। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। अंडरलाइन कर लें इन्हें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उनसे करीब 1900 साल पहले उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। मतलब बौद्ध परिषद बना दी जिसमें बड़े बड़े जो विद्वान थे वो इकट्ठा होते और अपने अपने विचार विमर्श करते। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अशव घोष। अंडरलाइन कर लें, बुद्ध की जीवनी मतलब बेटा बुद्ध के जीवन के बारे में जो लिखा गया है वो बुद्ध चरित्र नाम की एक पुस्तक में लिखा गया। और ये पुस्तक किसने लिखी? कवि अशव घोष। तो अशव घोष ने लिखी थी और ये कनिष्क के दरबार में ही थे। ठीक है, तो याद करने के क्वेश्चन यहाँ 3 बनते हैं। पहला, बुद्ध की जीवनी किसने लिखी? अशव घोष ने। और बुद्ध की जीवनी का क्या नाम है? दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, बुद्ध चरित्र है वो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, बुद्ध की जीवनी के रचनाकार अशव घोष किसके दरबार में थे, किसके दरबार में रहते थे? तो वो था कनिष्क। ओके, नेक्स्ट, अशव घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने संस्कृत में भी लिखना शुरू किया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। महायान की 2 मुख्य विशेषताएं अंडरलाइन करें। 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मतलब जो बुद्ध की उपस्थिति होती थी वो कुछ संकेत दिए जाते थे, उससे पता चलता था कि हाँ महात्मा बुद्ध हैं। आगे, मिसाल के तौर पर उनकी निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया। अब जैसे ये मूर्ति देखो आप, ये मूर्ति क्या है? सांची के स्तूप जो है हमारा, एक मूर्ति है वहां से। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे हुई। तो ये इससे देखो, बुद्ध के बारे में यहाँ लिखा नहीं हुआ, सिर्फ पेड़ बना रखा, लेकिन बुद्ध के बारे में पता चल रहा है खाली जगह से ही। ठीक है, उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं। आगे आगे कहता है इसमें, मिसाल के, ये तो हो गया हमारा रीड। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। देखो अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे समय बदला और बुद्ध की प्रतिमाएं मतलब उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। 2 मुख्य विशेषता थी। पहली आस्था तो ये थी, ठीक है, अब उनकी मूर्तियां हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना पर कर सकते थे। मतलब जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली और उसके बाद वो एकांतवास करना चाहते थे तो वो
करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। अब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। पहले तो वो ज्ञान प्राप्ति करने के बाद एकांत में रहते थे, सन्यासी बनकर, एक तरह से ये कह सकते हैं, ठीक है, हमारी लोकल लैंग्वेज में जैसे बाबा जी होते हैं वो, ठीक है। लेकिन अब ये घर गृहस्थी भी चला सकते थे, सांसारिक जीवन बिताते हुए आगे बढ़े, ठीक है, लोगों की मदद करें, ज्ञान का प्रसार करें, ऐसे रहने लगे। आगे धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। देखो बौद्ध धर्म कहां तक फैल रहा है। आगे बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए दर्जनों पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं और राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारी तथा कृषकों के द्वारा, ठीक है। आगे इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास पाई जाती हैं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती हैं। दर्रे क्या होते हैं बेटा? दर्रे होते हैं जैसे जो पहाड़ी एरिया होता है उनमें से उन पे जो रास्ता बना होता है वो रास्ता दर्रा कहलाता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वालों मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। अब वो बनवाई हुई थी तो यात्रा पर जो निकलते थे वो यहीं रुकते थे और अपना 1-2 दिन के लिए जितना भी उनको रुकना होता था टाइम, वो रुकते भी थे। आगे बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर फैल रहा है ये धर्म। आगे तो इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, ठीक है। यहाँ एक पिक्चर भी दी गई है, बहुत सारी पिक्चर हैं, ये जरूर देखो, उनके पास जो लिखा हुआ वो जरूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थयात्री कौन होते हैं बेटा? जो लोग यात्रा करते हैं किसी धार्मिक स्थल वगैरह की। तो देखिए ये क्या कहते हैं, व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे, ठीक है, किया करते हैं। आज भी बहुत सारे तीर्थयात्री, हम सब तीर्थयात्रा पर जाते हैं तो तीर्थयात्री कहलाते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियेन काफी प्रसिद्ध है। अंडरलाइन करें, चीनी बौद्ध यात्री फा शियेन, वह करीब 1600 साल पहले आया। अंडरलाइन ये भी कर ले। स्वेन तत्सांग 1400 साल पहले आया, भारत आया। तो देखो ये चीनी यात्री हैं और तीर्थयात्री हैं जो बौद्ध धर्म के हिसाब से यहाँ पर आए थे। और इसमें फाशियन जो था वो 1600 साल पहले और शवेन तत्सांग 1400 साल पहले आया था। और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। अंडरलाइन कर लें, मतलब जो हमारा स्वेन तत्सांग आया था 1400 साल पहले, तो 1350 कह सकते हैं, 1350 साल बाद कौन आया? फिर इत्सिंग आया। सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। जो भी महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जगह थी, स्थान थे, जो भी चीजें महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई भारत में थी, तो वो उनको देखने आते थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा और जो भी यात्रा करता था फिर वो अपना वर्णन करता था वहां जाके। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। मतलब यात्रा जो थी वो छोटी मोटी यात्रा नहीं होती थी, कई साल लगते थे यात्रा में। इन यात्राओं में वो कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन मठों देशों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखना और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। मतलब यहाँ जब वो आते थे, यहाँ से जाते समय बहुत सारी चीजें लेके जाते थे, जैसे यहाँ पर लिखी हुई किताबें, ठीक है, यहाँ का अनुभव और भी कोई कुछ महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें, उन तीर्थ स्थानों से जुड़ी हुई चीजें याद के रूप में लेकर जाते थे। आगे शवेन तत्सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। मतलब पहले उत्तर पश्चिम में गया और फिर मध्य एशिया होकर, ठीक है। वो भूमार्ग से मतलब जमीन से। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लादकर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया,
ठीक है, मतलब वो अब संस्कृत में लिखी हुई थी सारी चीजें, उनको अपने यहाँ चाइनीज में कन्वर्ट करने में लगाया। आगे, फासियन चीन वापस कैसे लौटा उसके बारे में पढ़ते हैं। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे, एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डुबोने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित मतलब इकट्ठा की थी। ठीक है, अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। असीम समुद्र लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर या पश्चिम किधर किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं, मतलब जिस तरफ हवा लेके जाएगी चले जाओ भाई अंधेरे में। तो जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। आगे है नालंदा। नालंदा जो है शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र हुआ करता था। सवेन तत्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो बिहार के अंदर, अंडरलाइन कर ले, बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, ठीक है, में अध्ययन किया। सवेन तत्सांग ने वहां पर स्टडी की काफी टाइम तक, मतलब पढ़ाई लिखाई की वहां पर। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते, मतलब आपस में डिस्कशन चलता रहता है, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं, मतलब में जो भी शंकाएं होती हैं किसी भी चीज से रिलेटेड। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। ठीक है, कहते हैं कि 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते, ऐसा एक में लिखना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे भक्ति की शुरुआत, और भक्ति की शुरुआत के साथ ही एक अन्यतर का टॉपिक आएगा, वो हम कंप्लीट करते हुए हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।